हम लोग जो देखें इससे पहले प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया कि जो कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वह उसी स्टेट को बनाए हुए रखता है। यहाँ पे फर्स्ट लॉ कहता है एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये भी यही कहता है कि हमने देखा था, हमने जाना कि जो इनर्शिया का प्रॉपर्टी है वो बताता है कि ऑब्जेक्ट क्या रहना चाहता है, ऑलवेज अपना स्टेट को कंटिन्यू करना चाहता है। यहाँ पे ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना जो चाहे वो रेस्ट का कंडीशन में हो, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन के कंडीशन में हो, ठीक है, वो हमेशा वही कंडीशन को बनाए हुए रखता है जब तक ना कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए। सपोज कीजिए यह एक बॉल है और यहाँ से छत के फ्लोर से इसको नीचे फेंका जाता है, तो वो हमेशा एक यही टेंडेंसी शो करेगा कि अगर ये फ्लो नीचे की ओर फॉल डाउन हो रहा है तो ऑल टाइम ये फॉल डाउन रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट काम ना करे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब बॉल ग्राउंड से टकराता है तो बॉल फिर ऊपर जंप करता है, फिर ऐसे ऐसे करते 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 रुक जाता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट का काम कौन किया या फिर एक्सटर्नल फोर्स का काम कौन किया? ये सरफेस, अर्थ सरफेस जो है वो एक्सटर्नल एजेंट का काम किया इन अपोजिट डायरेक्शन में। इससे हम न्यूटन का थर्ड लॉ को भी समझ सकते हैं और फर्स्ट लॉ को भी समझ सकते हैं कि यह मोशन में आ रहा था, इसको कौन रोका? ये एक्सटर्नल एजेंट। दूसरा, अगर एक कोई बॉल इस डायरेक्शन में इस सरफेस के ऊपर लुढ़कती हुई जा रही है, इस पे अगर कोई फोर्स लगा दिया है, सपोज कीजिए इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया जाए, तो ये क्या होगा? ये इस डायरेक्शन में चल जाएगा। इसका मोशन इस डायरेक्शन में है तो तब तक इसी डायरेक्शन में जाएगा जब तक इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगा दिया जाए। तो जब मैंने इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाया तो इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो गया। तो इसका फोर्स का डायरेक्शन को चेंज कौन किया? तो हम इसका नाम यही है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स हमने इलास्टिसिटी में देखा था कि एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, उस बॉडी के स्ट्रक्चर को, बॉडी का जो साइज था उसको चेंज कर देता है। यहाँ पे क्या करता है एक्सटर्नल फोर्स? उस ऑब्जेक्ट को अगर वो रेस्ट में था तो उसको मोशन में ला देता है, अगर वो मोशन में था तो उसको रेस्ट में ला देगा। जैसे कि हम लोग फुटबॉल को देखते हैं, अगर ये फुटबॉल है, यहाँ पे फुटबॉल है तो यहाँ पे जब किक मारता है या रेस्ट में था, सपोज कीजिए ये रेस्ट में और फुटबॉल है, वो कब तक रेस्ट में रहेगा? हम जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। यहाँ से किक मारेंगे बॉल दूर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो किक मारना हो गया वो काम करेगा मेरा एक्सटर्नल फोर्स का। दैट मीन्स या फिर दूसरा हम देखते हैं, एक फैन है, ये कब तक घूमेगा? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट या फिर फोर्स नहीं लगाया जाए। सपोज कीजिए ये फैन ऐसे ही मैंने स्लो कर दिया या फिर घूम रहा है, फिर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, या फिर इससे बेटर एग्जांपल आप वो बाइक या फिर साइकिल को ले सकते हैं कि हम एक्सटर्नल फोर्स के रूप में ब्रेक लगाते हैं। अगर मुझे साइकिल को या फिर कोई गाड़ी है तो उसको मुझे अगर रोकना है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाते हैं तो कुछ देर के बाद जाके हमारा गाड़ी या फिर कुछ जो भी कुछ हो वो रुक जाता है। दैट मीन्स क्या हुआ? उसके मोशन को अपोज कर रहा है वो, और आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ब्रेक क्या करता है? उसके मोशन को अपोज कर देता है, जिस वजह से कुछ देर पे जाके वो रुक जाता है। तो पहले किस स्टेट में था वो बाइसिकल या बाइक? वो रनिंग स्टेट में था, वो क्या था? रन कर रहा था, और कुछ देर के बाद वो स्टॉप हो गया, खड़ा हो गया। तो यानी इस स्टेट से इस स्टेट में चेंज आया। ये जो चेंज हुआ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द बॉडी? तो हम वहाँ पे कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स, या एक्सटर्नल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था या फिर मूव कर रहा था, वो स्टॉप हो जाता है, दैट मीन्स वहाँ पे कोई ना कहीं से भी कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है जिस वजह से वो स्टॉप हो गया या रुक गया। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को कैसे याद रखना है कि सपोज कीजिए आप एक जगह पे है, आप अपना जगह क्यों छोड़िएगा जब तक आपको के ऊपर प्रेशर ना आए। जैसे कि हम ही आप लोगों को दिए थे वो फिजिक्स का क्वेश्चन, हमने सेंड किया, आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया। फिर मैंने दूसरी क्लास में थोड़ा सा प्रेशराइज किया,
फिर तीसरी क्लास में प्रेशराइज किया, तब 2-3 स्टूडेंट ने कोशिश किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सटर्नल प्रेशर दे रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स कर रहा हूँ कि आप पढ़िए, आप बनाइए। तो ये भी यहाँ से भी हम समझ सकते हैं इन डेली लाइफ, स्टूडेंट लाइफ में, कि हम लोग तब तक नहीं पढ़ेंगे या तब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे जब तक टीचर प्रेशर ना डाले। तो टीचर जो प्रेशर डाल रहा है, तो ये हम लोग एक्सटर्नल फोर्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो न्यूटन का लॉ यहाँ से भी समझ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, जस्ट मैंने एक बात किया। आप लोग सभी अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई अच्छे करते हैं, अच्छे से कीजिए। जस्ट समझना, इसको सीरियसली मत लीजिएगा, जैसे इसको समझने के तौर पे लीजिएगा। तो फर्स्ट लॉ में किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है, डाउट है? नो सर। एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसको दिमाग में सजा लेना है। दिमाग में अगर आप रख लेते हैं तो फिर वो स्टेबल रह जाएगा, ठीक है, बहुत दिनों तक याद रहेगा। आप इसको समझ लीजिए। अच्छा, लेकिन अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलते हैं, आगे तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन मैं यहाँ भी थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलूंगा कि फर्स्ट लॉ जो है वो एक फोर्स का एक डेफिनेशन यहाँ से मिल जाता है हमको। फोर्स, तो हम क्या कर बोल सकते हैं, फोर्स इज एक्सटर्नल एजेंट। क्या करता है, एक्सटर्नल एजेंट की तरह कार्य करता है, बिहेव करता है, और क्या करता है, ऑलवेज इट ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। और ये क्या करता है, बॉडी के स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि एक बॉल बॉल यहाँ पे ये फुटबॉल है, ये यहाँ पे ऐसे रखा हुआ था, यहाँ से किक लगाया गया, इस डायरेक्शन में किक लगाया गया। हमने तो कहा कि एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो बॉल रनिंग में आ गया, एक दूसरी जगह पे चल गया। लेकिन क्या हम फर्स्ट लॉ के अनुसार हम बता पाएंगे कि यह फोर्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, कि फोर्स कितना लगा, 1 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन? तो फर्स्ट लॉ हमें तो एक डेफिनेशन तो फोर्स का दे देगा कि फोर्स इज एक्सटर्नल एजेंट एंड ऑलवेज टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। ये तो बता दिया फर्स्ट लॉ, लेकिन फर्स्ट लॉ ये नहीं बता पाया कि फोर्स का अमाउंट क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो ये चीज हमें बताया सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें बताया कि इसका हाउ मच फोर्स, फोर्स कितना होगा उस ऑब्जेक्ट पे। तो फर्स्ट लॉ में हमने क्या देखा कि फर्स्ट लॉ हमें एक फोर्स का एक डेफिनेशन देता है। फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ, वी गेट ए डेफिनेशन ऑफ फोर्स। हम लोगों को एक फोर्स का डेफिनेशन मिल जाता है, बट फोर्स कितना होगा हमें इसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट लॉ से नहीं मिलता है। तो सेकेंड लॉ पे अब आते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and take place in the direction which the force act। ये क्या, इसमें क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम दैट मीन्स क्या होगा, मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा किस डायरेक्शन में होगा, जिस प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अगर हमने एफ फोर्स अप्लाई किया तो यह जो फोर्स होगा तो वो डायरेक्ट, यह जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एम इनटू भी। यहाँ पे भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और ये किस डायरेक्शन में, जो चेंज ऑफ जो मोमेंटम होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है। क्योंकि भी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड फोर्स आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे जानेंगे, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा फोर्स का, ठीक है। तो सेकेंड लॉ हमें क्या बताया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और ये जो फोर्स होगा ये किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स काम करेगा, यानी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई किया हुआ है। and applied force and take places in the direction which the force act। जिस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है उसी डायरेक्शन में यह जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से मुझे सेकेंड लॉ का भी कॉन्सेप्ट मालूम चला, क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। बस इतना सा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
तो यहाँ से हम लोग आगे जब इसका जब एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे जो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू भी है, फिर एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, जब इस साइन को हटाएंगे तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा, हम उसका नाम देंगे के, और फिर ये एम और ये भी। तो इस टाइप से हम लोग एक रिलेशन पे जाएंगे और फिर लास्ट में हम लोग डिराइव करेंगे एफ बराबर एम ए। तो कैसे होगा, जब हम सेकेंड लॉ का एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे तो हम इस चीज को जानेंगे। अभी जस्ट हम लोग उसका डेफिनेशन देख रहे हैं कि आखिर वो सेकेंड लॉ कहता क्या है। थर्ड लॉ है कि एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब कोई भी एक्शन हो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। कोई भी एक्शन हो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन होता है। इसको बहुत ज़्यादा इजी से समझने के लिए आप इस चीज़ को एग्जांपल ले सकते हैं कि आप दीवार पे अगर अपने हाथ से मारते हैं तो हमारे हाथों में भी चोट लगता है, जबकि मारते हैं आप दीवार को, आप अपने आप को नहीं मार रहे हैं, लेकिन आप मार रहे हैं दीवार पे, लेकिन चोट आपको भी लग रहा है। तो और कितना चोट लगेगा, आप जितना ही ज़्यादा जोर से प्रेस डालेंगे दीवार पे मारेंगे उतना ही जोर से आपको चोट लगेगा। दैट मीन्स यहाँ पे एक रिलेशन ड्राइव होता है कि क्या होगा, जितना जोर से मैंने इस डायरेक्शन में मारा उतना ही जोर से मुझे ही चोट लगता है। यही कॉन्सेप्ट है न्यूटन थर्ड लॉ का, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमेशा याद रखना है कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एंड इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बस ये थर्ड लॉ का यही मेन यही है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये था न्यूटन का थर्ड लॉ। इसका हम लोग देखेंगे, इसका भी जब हम लोग एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ हम लोग एक इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। जब एक गन से एक बुलेट को फायर होता है तो हमें पीछे की ओर धक्का मारता है, तो वो क्यों मारता है, कितना मारता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिकॉल वेलोसिटी, उसको रिकॉल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। वो रिकॉल मतलब गन में एक गन को जब फायर करते हैं तो एक अलग टॉपिक होगा जिसका नाम होगा रिकॉल वेलोसिटी। आइए अब हम देखते हैं क्वालिटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ से फोर्स का डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो हम इससे क्या पाते हैं कि फोर्स इज दैट एक्सटर्नल काउज व्हिच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट of rest or uniform motion of the body along a straight line in which act। आप इसको यहाँ से कुछ चीज़ों को आप ये कर सकते हैं, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आप टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, आप इतना भी अगर आप याद रख लेते हैं तो इट इज सफिशिएंट फॉर यू। और ये एग्जामिनेशन में बार बार आता है इसका, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आपको डिफाइन करना, फोर्स इज एक्सटर्नल काउज या एक्सटर्नल एजेंट व्हिच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। और ये चेंजेस जो आएगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में ये चेंजेस आएगा। ठीक है, तो एकदम आई थिंक इट इज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। फोर्स इज एक्सटर्नल एजेंट, काउज आप नहीं लिख सकते हैं, या फिर अगर जो आपको इजी सुटेबल लगे, फोर्स इज एक्सटर्नल काउज व्हिच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, जो कि चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है वो एक बॉडी का, उसी को हम कहते हैं फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे इस बॉल को अगर इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप दो एक्टिविटी देखें, इस फिगर को एक बार इस व्यू से देखिए और एक बार इस व्यू से अगर मैं देखूं, यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या होता है कि ये बॉल्स, ये खिलाड़ी ने शॉट खेलने के बाद यहाँ से यह बॉल इसके बल्ले से निकला है। दूसरा हम यहाँ क्या देखते हैं कि इस खिलाड़ी की ओर बॉल जा रहा है, इसको अपने बैट से मारना है। तो यहाँ पे दो चीज को देखिए, इन्होंने अगर इस हो सकता है इसके यहाँ पे इस डायरेक्शन में बॉल जा रहा हो, इन्होंने इसको इस डायरेक्शन में इसको डाइवर्ट कर दिया। यानी यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मोशन, ऑब्जेक्ट तो मोशन में है लेकिन इसके डायरेक्शन को बदल दिया। किसने, इस बैट को लगाया,
बैट को लगाया और बैट से एक एक्सटर्नल फोर्स बॉल पे अप्लाई किया और जिस वजह से इसकी यह डायरेक्शन मुड़ गया। अब यहाँ पे इसके पास देखिए इस डायरेक्शन में बॉल जा रहा है। अब ये बल्लेबाज जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में इस बॉल को धकेल देगा या उसी डायरेक्शन में वो खिलाड़ी बॉल को खेल सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं फोर्स इज एक्सटर्नल कॉज, ठीक है, जो कि एक बॉडी के स्टेट को चेंज कर देता है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में हो। फिर भी अगर रेस्ट में हो उसका भी वो स्टेट को चेंज कर देगा, यूनिफॉर्म मोशन में है फिर भी उसका स्टेट को चेंज कर देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके स्टेट को चेंज कर दिया, स्टेट को चेंज कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पे चेंजेस, ये भी तो मोशन में था। हो सकता है इन्होंने जिस सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में जो इसका वेलोसिटी था, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी कभी बढ़ जाता है, वेलोसिटी लार्ज हो जाता है और कभी कभी लेस भी हो जाता है, लेस भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस वेलोसिटी के कितना फोर्स यहाँ पे बल्लेबाज ने बॉल पे लगाया। अगर ज्यादा फोर्स लगा दिया तो इसका वेलोसिटी बड़ा हो जाएगा, अगर फोर्स को कम कर दिया तो इसका वेलोसिटी लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फोर्स का डेफिनेशन फ्रॉम अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ डेफिनेशन ऑफ फोर्स। दूसरा चीज आता है मोमेंटम। यहाँ पे हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ को हम जैसे कि देखते हैं, यहाँ पे न्यूटन के सेकेंड लॉ को हमको अच्छी तरह से जानने के लिए एक न्यू वर्ड आता है मोमेंटम। तो मुझे इस मोमेंटम वर्ड के बारे में पहले जानना होगा, इसीलिए इसके बाद मैंने मोमेंटम को लिया है। मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम? ठीक है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए मूविंग बॉडी एट रेस्ट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी एंड नॉन एज लीनियर मोमेंटम। अब कहता है कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो वो एक मूविंग बॉडी है, एक सपोज कीजिए एक बॉल है, इस डायरेक्शन में इसका मास m है और इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से वह जा रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? तो कहता है मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और इस ऑब्जेक्ट के मास और इसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम लोग इसका मूवमेंट कहेंगे। अब है मूवमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं p से, स्मॉल p से, स्मॉल p इक्वल टू m इंटू v। तो हम यहाँ पे एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि ये जो p जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या फिर डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m इंटू v। इसको एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, कांस्टेंट आएगा, फिर उसका कांस्टेंट का वैल्यू को हम 1 में पुट करेंगे तो फिर हम एक यही रिलेशन आएगा, मोमेंटम इक्वल टू ये m इंटू v। तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर मैं आगे की ओर इसके यूनिट और डायमेंशन के ऊपर में जाने का चाहूँगा। अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन को। हमने देखा कि बहुत ही सिंपल चीज़ है, यहाँ से हम लोग इसको और डीपली से जान सकते हैं कि इसको कैसे हम और भी इजी से या फिर आसानी से मोमेंटम को समझें। तो यहाँ पे देखिए, the force required to bring a moving body at rest। मोमेंटम क्या है? एक फोर्स, मोमेंटम एक फोर्स ही है। कौन सा कैसा फोर्स है ये? कि एक m मास का ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस बॉडी को स्टॉप यानी रनिंग से स्टॉप में लाने के लिए जो फोर्स अप्लाई करना होगा वही फोर्स के इक्वल होता है मोमेंटम। दैट मीन्स हम कह सकते हैं फोर्स ये जो होगा ये भी एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, जब इसका एक्सप्लेनेशन है में जाएंगे तो फिर हम देखेंगे मोमेंटम को। ठीक है, तो अभी बस इतना ही अभी देखिए कि एक मतलब मूविंग बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए जो फोर्स हमें अप्लाई करना होगा वही है मोमेंटम। मोमेंटम का डेफिनेशन भी देखिए कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से इस रिलेशन से हमें ये मिल गया, thus मोमेंटम इक्वल टू, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल p से, मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इसका जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेक्टर इज ए velocity is a vector quantity and momentum is the product of mass and velocity। so इसीलिए मोमेंटम का वो डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा।
ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अगर ये मैं यहाँ से लिखूं तो मास का ऐसा यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। चलिए फट से इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख के बताइए, तो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला लिख के बताइए फट से, 2 मिनट के अंदर इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख के बताइए। MLT -1। नेक्स्ट दूसरा कोई? यस सर, वही होगा, MLT -1। अच्छा, और कोई? यस सर। धनीराम हो गया, और नेक्स्ट जॉन? जॉन आप बोलिए। यस सर। इसका डायमेंशन क्या होगा? किसके, मोमेंटम का? सर डायमेंशन फॉर्मूला बोलिए। सर याद नहीं आ रहा है। याद तो कुछ करना ही नहीं है। अच्छा नहीं बताइए, सर, केजी का क्या? डायमेंशन फॉर्मूला, केजी जो मास होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? क्या था? डरिए मत, घबराइए मत, एकदम आप जानते हैं, बस कंफ्यूजन है थोड़ा सा, मैं उसी हाँ, चीज को मैं दूर करना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। मोमेंटम का। मोमेंटम का नहीं, सिर्फ मास का बोलिए, मास का। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास? मास का डायमेंशन बोलिए। मास का तो आप सही बोल रहे हैं लेकिन वी, आप बोल नहीं रहे। आप सर एम वी बोलना इज इक्वल चाहते हैं, टू। आप मास का डायमेंशन फॉर्मूला एम बोलना चाहते हैं, लेकिन आप बोलते क्यों नहीं? एम एम तो बोलने का स्टार्ट करते हैं, फिर आप रुक जा रहे हैं। देखिए, आपसे अगर कुछ पूछा जाएगा तो आप दो ही चीज बता पाएंगे, या तो सही या तो गलत। अगर आप गलत बताएंगे तो आप मेरे पास सीख जाएंगे, अगर आप सही बताते हैं तो आप सीखे हुए हैं। अगर आप गलत भी बताते हैं तो ये भी आपके लिए बेनिफिट होगा, इसलिए आप बोलिए। अब बोलिए, अब चलिए। केजी का हम लोग जान मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या जानते हैं? देखिए, डायमेंशन लिखने के लिए हमने बताया था, एक मास, दूसरा लेंथ, टाइम। और तीसरा टाइम। हम्म। बस सिर्फ ये रखना है, मास का एम, लेंथ का एल, टाइम का टी, बस यही हो गया डायमेंशन। इसी पे तो पूरा ठीक खेला है। है। तो मास का डायमेंशन क्या होगा? एम, बड़ा है, सिर्फ पहला लेटर को याद रखना है। अब ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज ए लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज ए लेंथ। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? एल। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? एल। अब टाइम का हम लोग जानते हैं टी होगा। अब यहाँ पे यहाँ पे मैं देखता हूँ कि नीचे है ये टी नीचे होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसके खोपड़ी पे हमको -1 लगाना होगा। तो यहाँ पे हम -1 लगा दिया, हो गया ये डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा। बहुत बड़ा चीज है क्या? नहीं सर। अरे आप जुड़िए, बहुत मजा आएगा पढ़ाई में। आप अगर पढ़ाई से जुड़ गए ना तो आपको किसी और चीज से जुड़ना नहीं पड़ेगा, इसी में टाइम निकल जाएगा। सर। चलिए, अब अगर आप और एक चीज, किसी का अगर आप डायमेंशन लिख लेते हैं या फिर किसी का आप ऐसा यूनिट लिख लेते हैं, तो उसका आप ऐसा यूनिट से डायमेंशन भी लिख सकते हैं, डायमेंशन से ऐसा यूनिट भी लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसी से निकाल लेते हैं। केजी दैट मीन्स मास, डायमेंशन फॉर्मूला एम इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो एल। टाइम इज द यूनिट ऑफ, सॉरी, सेकेंड इज सेकंड। द यूनिट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे -1 लगा दी। ठीक है, तो हम इस ऐसा यूनिट से भी डायमेंशन लिख लिए। अब चलिए, इस डायमेंशन से मैं यहाँ पे ऐसा यूनिट लिखता हूँ, इस डायमेंशन से मैं ऐसा यूनिट, मास का एम फॉर मास, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मास का केजी। एम। एल केजी का, सर। एल का यूनिट होता है मीटर, एल मीन्स लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो एम लिखेंगे। और ये टाइम, टाइम का सेकंड, तो सेकंड, और इसके ऊपर में -1 है सर पे, जिसके ऊपर भी -1 का ताज चढ़ा दिए, तो ये हो गया ये यूनिट। तो हम ठीक है डायमेंशन सर। से यूनिट भी लिख सकते हैं, यूनिट से भी डायमेंशन लिख सकते हैं। बस आप थोड़ा अगर आप जानते हैं तो आप इजीली लिख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़े, हम इसको आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब आता है न्यूटन का सेकेंड लॉ पे हम लोग बात करते हैं। डिस्कशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में हमने देखा कि उससे हमें फोर्स का डेफिनेशन मिलता है,
और वहाँ पे बॉडी के स्टेट को कैसे चेंज करता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है। चलिए इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए, अच्छा ये फिगर दिख रहा है जो कैच ले रहा है, ये इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। देखिए ये फिगर देख पा रहे हैं आप लोग, ये वाला यस सर। जो बॉल कैच कर रहा है। अब देखिए जब हम लोगों ने या फिर हम सब ने क्रिकेट खेला है, जब हम कैच करते हैं तो क्या करते हैं, बॉल को पकड़ के नीचे की ओर खींचते हैं, हाथ को नीचे की ओर, इस डायरेक्शन में, हम इस डायरेक्शन में नीचे की ओर हाथ लाते हैं, हाथ को क्यों लाते हैं, कभी आप लोगों ने सोचा है? सपोज कीजिए कि ये बॉल यहाँ से आया, हाथ को मैंने यहाँ पे ऐसे खोल के रखा, क्या बॉल पकड़ने में कठिनाई होगी? कठिनाई के साथ साथ हाथ यस से सर। बहुत ज्यादा चोट लगता है हमें। लेकिन अगर हम हाथ को इस डायरेक्शन में मोशन में ले आते हैं तो हमें चोट का फील नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इस चीज को अब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब यहाँ पे बॉल आया, इसका एक तो मास, हमेशा मास कांस्टेंट रहेगा बॉल का, चाहे वो बॉल यहाँ पे है चाहे वो नीचे चला आया, मास कांस्टेंट है। बदल क्या रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी, और यहाँ पे भी हर एक जगह मास इंटू वेलोसिटी, हर एक जगह यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी, तीन जगह, तीन कंडीशन पे लेता हूं मैं मास इंटू वेलोसिटी का रिलेशन को। यहाँ भी मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे ये ऑल हर एक जगह पे मास तो बॉल का कभी नहीं बदलेगा। चेंज क्या होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होगा। जब यहाँ पे सपोज कीजिए स्टार्ट जब हुआ तो वहां पे था वेलोसिटी जो था बॉल का, वो था 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी। यहाँ पे जब आया तो 3 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी पे आया। यहाँ पे जब आया, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी आया। और एक स्टेट हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं m इंटू भी, जहाँ पे v इक्वल टू 0 हो जाता है वेलोसिटीज का। दैट मीन्स v एक 0 हो गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे फोर्स जो होगा मेरा, इस बॉल को रोकने के लिए जो फोर्स लगेगा वह 0 हो जाएगा। यानी बॉल भी रुक गया और फोर्स कितना लगा, जो यहाँ पे नीचे लगा आया तो यहाँ पे 0 लगा, तो हमको चोट का फील ही नहीं होगा। बट अगर हम यहीं पे इस जगह पे अगर बॉल को रोकने की कोशिश करें तो जितना इसका मोमेंटम होगा उसके बराबर मुझे यहाँ पे उतना ही जोर से यहाँ पे धक्का मारेगा हाथ पे। और न्यूटन का सेकंड लॉ के थर्ड लॉ के अनुसार जानते हैं हम लोग, जितना बॉल इधर से धक्का मारेगा, यहाँ से बॉल इस डायरेक्शन में जितना ही फोर्स मोमेंटम से आएगा उतना ही फोर्स जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। इसीलिए क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा होगा कि अगर हाथ को नहीं खींचते हैं तो बॉल हाथ में घुसा और वहां से निकल जाता है। हाथ में कैच लिए, हाथ में आया, फिर खुद के बाहर निकल गया। कारण क्या था, क्योंकि उन्होंने उसकी जो वेलोसिटी को कम करने के लिए अपने हाथ को मोशन में नहीं लाया, उन्होंने अपने हाथ को रेस्ट में रखा, जिस वजह से क्या होता है, ये बॉल यहाँ से कभी कभी हाथ से निकल जाता है। सवाल होगा कि सर ऐसा तो ऑल टाइम नहीं होता, ये कभी कभी हम बॉल को पकड़ लेते हैं। लेकिन याद कीजिए जब आपने उस टाइप के बॉल को पकड़ा होगा तो आपके हाथों में कितना जोर से चोट लगा है, काफी जोर से हाथ में चोट लगता है, हमारा हाथ लाल हो जाता है इस तरह के। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये जो फिगर में हाथ को मोशन में क्यों दिखाया गया है। यस सर। यस सर। देखिए जितने भी लोग हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, जॉन है, रुद्र प्रताप है, रौनक है, संगीता है, संजय है, सुजय है, सुषमा है, विशाल है। तो मैं सभी से ये रिस्पॉन्स चाहूँगा, क्योंकि धनीराम, इशिका, और उसके बाद आदित्य, ये तीनों से रिस्पॉन्स करे ऐसा नहीं बात, सभी को रिस्पॉन्स करना, ये क्लास सभी के लिए है और मैं सभी को पढ़ाना चाहूँगा। और आप लोगों का रिस्पॉन्स, सभी का रिस्पॉन्स जानना है मुझे कि कहीं पे समझने में प्रॉब्लम हो तो बोलिए, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ और इजी तरीके से मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं इसको अब फिर से ओरिजिनल साइज में ले आता हूँ। ओके, ये था हमारा। ठीक है, तो सेकेंड लॉ को देखिए, इसका थोड़ा सा हम रीडिंग करते हैं इसको। देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ डज नॉट गिव्स एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फॉर फोर्स
फ्रॉम विच इट कैन बी मेजर। कोई भी ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन नहीं देता है जिससे इस चीज को हम मेजर कर पाए। फर्स्ट लॉ गिव अस qualitative definition of force, where the second law gives the quantitative definition of force. क्वालिटी मतलब हम उस डेफिनेशन से सिर्फ उसको परिभाषित कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ फोर्स, जो हम लोगों ने फोर्स यूज किया या फिर जो फोर्स हम लोगों को लगाना पड़ा वो हाउ मच होगा, वो कितना होगा, ये हमें बताता है न्यूटन सेकेंड लॉ। और हम लोग इस रिलेशन को जानते हैं, F इक्वल टू एम ए, वेयर F इक्वल टू मास एंड A इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये रिलेशन हमें देता है क्या बोलेंगे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, क्या होगा फोर्स का अमाउंट। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेट भी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट इंस्टेंट टी। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मास जो है वो m है। सपोज कीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, चाहे एक बॉल है, एक टाइम को मैंने कंसीडर किया, इसका वेलोसिटी v है और इस डायरेक्शन में, और टाइम एट द टाइम ऑफ t टाइम पे उस ऑब्जेक्ट का मास m है। टाइम बदलेगा बट मास नहीं बदलेगा, मास इज कांस्टेंट होता है, हमेशा याद रखिएगा, मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अगर आप यहाँ पे अर्थ पे हैं फिर भी आपका जो मास है वही रहेगा, अगर आप मून पे चले जाते हैं तो आपका फिर भी आपका मास वही रहेगा, लेकिन चेंजेस होगा सिर्फ आपका वेट में। आपका अगर यहाँ पे है तो आपका अगर वेट 60 है, आप अगर मून पे चले जाते हैं तो वहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, या भी सॉरी 10 हो जाएगा। तो आपका मास फिर भी दोनों जगह आपका मास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मास इज मास कौन कह सकते हैं कि मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है, चेंजेस होगा v का। अब यहाँ पे हम देखिए क्या क्या होता है। चलिए, देन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी एट इंस्टेंट, ठीक है, तब हम इसका जब t टाइम पे इसका मोमेंटम, दैट मीन्स उस समय पे उसका जो वो मास होगा और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा, वही बोलेंगे हम उसका मोमेंटम होगा उस टाइम। इफ एफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, अब क्या हुआ कि एफ एक फोर्स को बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट इंस्टेंट, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। अब कहता है कि एक ऑब्जेक्ट था, उसका जो मास और वेलोसिटी है वो जो मोमेंटम है वो ये था। अब उस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया है, फोर्स, वो जो फोर्स होगा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dt, एंड मतलब चेंज इन वेलोसिटी सॉरी मोमेंटम एंड टाइम। सपोज कीजिए ये जो मोमेंटम है, p मोमेंटम है, उस पर एक मैंने फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाया, इसी बॉल पे, ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, इसका कुछ वेलोसिटी है और उसका मास है। अब मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में, एफ फोर्स अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, इसी डायरेक्शन में बॉल का स्पीड बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा, जिस वेलोसिटी से वो जा रहा था उससे और ज्यादा वेलोसिटी से वो बॉल जाना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि मास तो कांस्टेंट है लेकिन इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, और ये हो सकता है पहले अगर v1 वेलोसिटी था अब v2 वेलोसिटी हो जाएगा, और v2 इज ग्रेटर देन v1 बिकॉज यहाँ पे एफ फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ इसको किस टाइप से लिख सकते हैं कि जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो हम क्या बोलेंगे, इसका मोमेंटम में चेंजेस, बदलाव आया, मोमेंटम क्या हुआ, बदल गया। यानी एक फोर्स अप्लाई किए कुछ टाइम के लिए तो एक उसके मोमेंटम में परिवर्तन आ गया, दैट मीन्स dp बाई dt, इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी dp बाई dt इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब है यहाँ पे, और जब मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया तो इस साइन के बदले एक कांस्टेंट आया k, ठीक है, इक्वल टू k। अब यहाँ पे इस d को जब मैंने बाहर किया, अब मोमेंटम, जो मोमेंटम इक्वल टू होता है p इक्वल टू एम भी, तो यहाँ पे इस p के प्लेस में ये दोनों एम भी को लिखा, dt dt सेम चीज है, ठीक है, ये क्लियर है कैसे हुआ ये। Yes, sir.
ओके अच्छा रौनक राज, रौनक राज यस सर। बाबू बताइए तो आप, ये जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इस इसके बाद इक्वल टू मैंने ये वाला लिखा, तो ये कैसे आया आप हमको बताइए तो जरा। पी का वैल्यू वहाँ पे पुट कीजिए। पी क्या है, पी क्या है, ये पी क्या है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मोमेंटम। अच्छा ये पी तो मोमेंटम है, बट अगर यहाँ पे मैं बात करूं ये डीपी, डीपी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो अब यहाँ पे dt लगा दिए, इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ कितना, t टाइम में, dt टाइम में dp मोमेंटम बदल चेंजेस आया। अभी मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ dp की जगह पे m इंटू भी पुट कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। अब जो k जो आया एक नया चीज यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे एक जो k आया नया चीज हम लोगों के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, ये k, ये वाला k, ये जो है ये क्या है, where k is a proportionality constant, ये एक प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है वो हटा, जिसकी जगह पे आया, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब फॉर ए बॉडी ऑफ कांस्टेंट मास, हम लोग जहाँ हमने इससे पहले भी बात किया कि जो मास होता है ऑलवेज कांस्टेंट, ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल भी बनाना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कहीं भी मास कभी नहीं बदलता है, ठीक है। मास जब कांस्टेंट है, जो यानी मास बदलता नहीं, जब नहीं बदलता है, हमारा जो रिलेशन था F इक्वल टू एम के एम भी बाय डी टी, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो बदलेगा कौन, डी भी बदलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किए, के एम डी भी बाय डी टी, ठीक है, डी भी बाय डी टी ले आए। यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है कि ये डी भी बाई डी टी कैसे हुआ, किसी को प्रॉब्लम है, ये डी भी बाई डी टी कैसे हुआ, सर फिर से बताइए। ओके एक स्लाइड ले लेता हूँ, आई थिंक ज्यादा बेटर होगा। देखिए हम लोगों के पास रिलेशन क्या था, F इक्वल टू के एम भी, अच्छा डी भी था क्या, देख लेते हैं, डी एम भी था, हाँ सॉरी था, डी एम भी बाय डी टी, यही चीज था। अब हम लोग जानते हैं कि हम बगल में लिख देंगे, क्योंकि मास m इज कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो यहाँ पे p इक्वल टू एम भी है, अब ये अगर मोमेंटम चेंज होगा दैट मीन्स भी चेंज होगा, क्योंकि ये तो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इस रिलेशन में अगर इस मोमेंटम को चेंज होने के लिए किसको चेंज होना पड़ेगा, इस भी को चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि m तो कभी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा क्या, भी, तो m इज ए कांस्टेंट। तो जो चेंज नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसी इक्वेशन को लिखा है कि एम डी भी बाय डी टी, क्योंकि यही भी जो है वो चेंज होता है, यानी डी भी बाई डी टी, यानी बिकॉज भी इज वेरिएबल है यहाँ पे, इसलिए डी के साथ उसको लिखे और बाय डी टी, ठीक है। अब एक चीज कीजिए, डी भी बाय डी टी, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है।
ये क्या हो गया, चेंज ऑफ dv का मतलब हो गया चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेरिएबल है, दैट मीन्स जब हम उसको ऐसे निकालेंगे v2 माइनस v1, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यही हो गया एक्सेलरेशन। तो अब हम उसको क्या करेंगे, ये dv बाई dt इक्वल टू kma। तो यहाँ पे जो आया मेरा dv बाई dt के प्लेस में हमने a लिखा, इसके प्लेस में हमने इस a को पुट किया। ये a कहाँ से आया, क्योंकि ये dv बाई dt एक्सेलरेशन है, वेयर a इक्वल टू d बाई dt इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, अब हम देखते हैं इसको, डेफिनेशन ऑफ यूनिट फोर्स। ठीक है, अब डेफिनेशन हम यूनिट फोर्स को डिफाइन करने में जा रहा हूँ, तो इसी इक्वेशन से मैं डिफाइन करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 से मैं फोर्स को डिफाइन करने जा रहा हूँ। इन इक्वेशन नंबर 1 मतलब इसमें इफ वी चूज F इक्वल टू 1, F का वैल्यू 1 हो जाए, द मास भी यूनिट हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी यूनिट हो जाएगा, देन k इक्वल टू 1। क्योंकि इस k को एलिमिनेट करना था, इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो इस k को सिर्फ पुट करने के लिए मैंने माना f यूनिट है, मास भी यूनिट है और एक्सेलरेशन भी यूनिट है, तब k का भी वैल्यू, कांस्टेंट का भी वैल्यू यूनिट होगा। thus the unit of force is that force which acting on a body of unit mass produce in unit acceleration on it। इसको कैसे आप समझेंगे, दैट मीन्स यूनिट फोर्स यानी वन यूनिट फोर्स को वह फोर्स है जो कि 1 यूनिट मास, मास कितना होगा, 1 यूनिट होगा, और मास जो ऑब्जेक्ट में 1 यूनिट एक्सेलरेशन उत्पन्न कर दे। नहीं समझे होंगे, यानी 1 यूनिट फोर्स वह फोर्स है जो किसी 1 यूनिट मास वाले ऑब्जेक्ट, मैंने कंसीडर किया कि इस ऑब्जेक्ट का मास यूनिट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में 1 यूनिट एक्सेलरेशन उत्पन्न कर दे। एक यूनिट फोर्स वह फोर्स है जो किसी एक यूनिट मास वाले ऑब्जेक्ट में 1 यूनिट का एक्सेलरेशन ला दे, उसी को हम कहेंगे 1 यूनिट फोर्स। क्लियर है? क्लियर है ये? ओके, अगला है, अब हम बात करते हैं इसीलिए वहां से अब उस रिलेशन से हमने निकाल लिया F इक्वल टू एम ए, वेयर m इज मास और a इज एक्सेलरेशन। तो हमेशा याद रखना है F इक्वल टू एम ए इज द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। We get the relation F equal to ma from Newton's second law of motion. Remember it. And what is the unit of force? So here we can see 2 types of unit. हम लोग यहाँ पे 2 टाइप के यूनिट को देखेंगे, एक एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। हम लोग जितना भी यूज करेंगे वो जहाँ भी जरूरत पड़ता है, मुझे इस यूनिट की जरूरत पड़ता है हमेशा। जब भी आपसे पूछा जाएगा SI सिस्टम में या CGS सिस्टम में, आपको यही यूनिट पूछा जाएगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है, हम लोग जानते हैं फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, और CGS सिस्टम में ये डायन होता है। ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि न्यूटन के फोर्स के बारे में हमेशा पूछा जाएगा ही। वाइवा एग्जाम में भी कईयों से मैंने पूछा था, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स न्यूटन एंड डायन। तो इन सारी चीज़ों को मैंने क्वेश्चनिंग किया था, बहुतों से आंसर मिला था, मैक्सिमम आंसर नहीं दे पा रहे थे। हिंदी मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे क्लास का वाइवा लिया था। ठीक है, अब है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल सिस्टम में SI में क्या होता है, kg, इसको हम लोग पढ़ेंगे वेट, और ग्राम वेट, ये ग्रेविटेशनल सिस्टम में होता है, ये ग्रेविटेशनल यूनिट में होता है। ठीक है, सपोज कीजिए अगर एक, यहीं पे मैं कंसीडर करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 यूनिट।
अब हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग बोल देते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का वेट है 10 kg बोल देते हैं। हमने क्या वर्ड यूज किया, वेट के लिए 10 kg का यूज कर दिया। हमने क्या किया, 10 kg वेट बोलना हम लोग को बोलना चाहिए। 10 kg सिर्फ वेट हम बोल के हम लोग समझ जाते हैं, क्योंकि हम लोग अभी इसी टाइप का वर्ड यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग इस चीज को समझ जाते हैं। लेकिन हमें इसको एज ए फिजिकली हम लोग को बोलने के लिए हमें बोलना होगा 10 kg वेट। इसको ऐसा सिस्टम में और फिर सीजीएस सिस्टम में हमें बोलना होगा, तो इसको 1000 से यानी 10,000 ग्राम वेट, इस टाइप से हमें बोलना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल यूनिट। ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट क्यों इसको बोला गया है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू जो है वो ऑलवेज डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। अगर हम लोग यहीं से जो कॉन्सेप्ट आता है, ये अर्थ पे हम लोग है तो हमारा वेट चेंज हो जाता है, मून पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारा वेट चेंज हो जाता है। तो ये हमेशा ये याद रखना है कि हम लोग वहाँ पे वेट चेंज इसलिए होता है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो चेंजेस हो रहा है, ना कि मेरा मास चेंज हो रहा है। हमने जब क्लास को स्टार्ट किया था तब हमने डिस्कस किया था वेट और मास के बारे में, कि हम लोग कोई अगर अपना वेट बोल देते हैं 65 kg, तो आप फिजिक्स को पढ़ें तो वहाँ पे आप ये हम लोग जानते हैं कि 65 जो है वो हमारा मास है, हमारा वेट नहीं हो सकता है। ये अगर मैं इस टाइप से कहूँगा तो वो हमारा 65 kg हमारा मास होगा। वेट बोलने के लिए आपको क्या बोलना और यूज करना होगा, 65 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन। तो हम कहेंगे वेट इज ए फोर्स, और हमारा जो वेट होगा करीब करीब 650 न्यूटन होगा। ठीक है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ ये हमेशा 9.8 रहता है, इसलिए हम लोग इसको किसी के साथ नहीं करते हैं, इसको कॉमन है इसलिए छोड़ देते हैं। इसको हम लोग इन व्यवहारिक टर्म में बोलचाल की भाषा में हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट सही 65 kg वेट नहीं होता है, 65 kg हमारा मास है। चलिए, अब है डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। अच्छा, ये जो हमने ग्रेविटेशनल यूनिट के बारे में बात किया वो क्या चीज होता है, उसका डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं। तो द ग्रेविटेशनल यूनिट of force is defined as that force which a body of unit mass attracted by the earth towards its center। यह होता है जैसे कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो हम क्या देखेंगे कि एक अगर यूनिट मास का ऑब्जेक्ट है तो उसको जितना ही मतलब पावर से अपने ओर, चाहे वो अगर अर्थ सरफेस वो 9.8 की एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट करेगा, अगर वहाँ पे अदर सरफेस रहेगा, मून हो चाहे मार्क्स वो अलग अलग अगर ग्रह पे जाएं तो वो उस सबका अलग अलग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसका जो वेट है वो वेरीज करेगा। तो कारण क्या है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर अलग अलग एट्रैक्शन जो पावर से अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से उसका वेट सब चेंजेस होता है। ठीक है, अब ये जो केजी वेट जो होता है ये आखिर इस चीज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो देख लीजिए। केजी वेट इज दैट फोर्स with which a body of mass 1 kg attracted by the earth towards its center। 1 kg weight, that means 1 kg वेट को यानी 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ से जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उसी को हम कहते हैं 1 kg फोर्स। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 kg फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ 1 kg, दैट मीन्स 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स 9.8 न्यूटन फोर्स जो हो गया वह 1 kg के ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ जो है 9.8 न्यूटन फोर्स काम अट्रैक्टिव मैंने खींचता है, 9.8 न्यूटन से अपने ओर खींचता है। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स।
क्लियर है सबको? रिपीट करने का जरूरत है क्या, बोलिए? नो सर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब है डेफिनेशन ऑफ न्यूटन। हमने न्यूटन को शुरू से पढ़ते आ रहा है, फोर्स 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 का यूनिट न्यूटन। तो आज हम लोग देखेंगे कि न्यूटन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। चलिए तो डिफाइन कर सकते हैं कोई न्यूटन को, जैसे कि हमने जैसे 1 kg वेट को डिफाइन किया, सेम प्रोसेस। जैसे 1 kg वेट को डिफाइन किया, सेम प्रोसेस लगाएंगे न्यूटन ये इसको 1 न्यूटन को डिफाइन करने के लिए। सेम चीज है, आप लोग देखिए 1 न्यूटन फोर्स विच एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। एक 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, वह 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन ला देता है। दैट मीन्स हम कहेंगे कि वहां पे 1 न्यूटन फोर्स वर्क कर रहा है। यानी 1 न्यूटन फोर्स क्या है, वो 1 न्यूटन वह फोर्स है जो किसी 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड का पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उत्पन्न कर दे, तब हम उसको कहेंगे कि वह फोर्स जो होगा 1 न्यूटन होगा। क्लियर है? बोलिए मेरे साथ, 1 न्यूटन वह फोर्स है जो किसी एक 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ला दे, तब हम उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन फोर्स। यहाँ भी हमने लिखा है 1 kg 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg को अगर हम लोग ग्राम में लिखेंगे तो 10⁻³ इंटू यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻²। और यहाँ पे रिलेशन भी लिखा है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 into the 10⁵ डायन। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और फिजिक्स का जो आई थिंक वाइवा का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स इन SI सिस्टम, इन CGS सिस्टम, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैक्सिमम स्टूडेंट से यही सब क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन काफी इम्पोर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला है डिस्कशन ऑफ थर्ड लॉ। टाइम क्या हो गया, टाइम भी खत्म हो गया। चलिए तो थर्ड लॉ के ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज हम लोग यहीं तक देखें डेफिनेशन ऑफ न्यूटन, न्यूटन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये सब काफ़ी छोटा छोटा चीज़ है, काफ़ी कम मतलब, लेकिन ये सब जानना चाहिए। आप ये जानेंगे नहीं कि 1 न्यूटन फोर्स होता क्या है, तो जब हम कहीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और इस चैप्टर में से भी काफ़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो इस क्लास में, आज का क्लास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं नहीं लाया हूँ क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है। थर्ड लॉ हम लोग कंप्लीट करेंगे, थर्ड लॉ को डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर एक थ्योरी क्लास करने के बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में घुस जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।